जय हिंद प्यारे बच्चों। होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी एनडीए की तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। इसी एनडीए की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी आपके लिए साइंस के एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई है। और ये जो सीरीज है ये इस तरीके से अरेंज हमने करी है कि इसमें हमने जो टॉपिक्स रखे हैं वो चैप्टर वाइज रखे हैं, यानी एमसीक्यूज बहुत बढ़िया ढंग से अरेंज्ड है आपके लिए। और जिस तरीके से आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, आप अपना थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे होंगे, तो थ्योरी पोर्शन पढ़ना तो जरूरी है ही, बट उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एमसीक्यूज को लगाने से आपको आइडिया मिलता है कि आपका क्वेश्चन आता किस टाइप से है। तो जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा वो आपके एग्जाम में बैठने में। तो बच्चों देखिए, किसी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इधर इट इज साइंस, मैथ्स, और आप चाहे जीएस को पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। सिलेबस तो देखिए बहुत वास्ट है, बट सिलेबस में से किस टॉपिक का वेटेज कितना है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपको पता होगा तो आप अपनी प्रिपरेशन को इम्पैक्टफुल तरीके से कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस टॉपिक से, यानी फिजिक्स में हम देखेंगे कि कितने आपके चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर का वेटेज कितना रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें 14 चैप्टर्स है। ऑल्दो यू कैन सी दैट कि आपको कुछ चैप्टर्स इसमें दिख रहे होंगे कि कंबाइंड दिए गए हैं। जैसे आपको पहला चैप्टर दिख रहा होगा कि मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, बट आपने क्लास 11th में देखा होगा कि मेजरमेंट जो एक अलग चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड के बाद, और मोशन एंड फोर्स आपका क्या है, एक अलग चैप्टर है। मगर यहाँ पर आपको क्या हुआ है कि ये कंबाइंड फॉर्म में ये चैप्टर दिया हुआ है, यानी आपको इसको क्या करना है कि कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना है। बट हम इस मतलब ये जो चैप्टर है इसमें दो चैप्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम बेसिकली अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो अगर आप इसमें देखिए कि क्वेश्चंस का डिवीजन देखें, तो साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आपके पास जो आता है, एक तो आपकी फिजिक्स आती है, एक केमिस्ट्री आती है, और एक आपके पास बायोलॉजी आती है। तो जो आपका फिजिक्स का पोर्शन रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। इवन आई वुड से दैट कि वहां पर आपके पास मैक्सिमम कभी कभी 25 क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड यू नो दैट वेरी वेल दैट कि हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का है। यानी आप समझिए कि फिजिक्स जो आपकी है वो 100 मार्क्स की है। हाँ, कभी कभी ये जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से वेरी जरूर करते हैं, यानी 20 टू 25 के बीच वेरी करते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 23 टू 24 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर आपका पास देखेंगे आप, 4 टू 5 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, और कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर आप बात करेंगे और उसके बाद का जो चैप्टर है उसकी अगर हम बात करेंगे, तो कभी कभी इनसे क्वेश्चंस आता भी नहीं है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन की बात करूं तो यहां से तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है। बट अगर आता है इन दोनों चैप्टर से तो 1 1 मार्क का ही आता है। उसके बाद अगर आप ग्रेविटेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से बात करें तो वहां पर आपके पास जो है एक क्वेश्चन ही आता है, या उससे ज्यादा आ सकता है, यानी मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से देखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी देखा गया है कि यहाँ से 6 क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आप 9th और 10th अगर आप अपने चैप्टर्स देखेंगे तो वहां से एक एक क्वेश्चन कभी कभी आ रहा है और कभी कभी नहीं भी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटीज में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, बट कभी कभी यहां से 4 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं, और न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी से 1 क्वेश्चन ही आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि रेडियो एक्टिविटी आपके पास जो है केमिस्ट्री में भी है, तो वो क्वेश्चन कभी कभी वहां का भी उसे कह सकते हैं, बट यहाँ भी हमने इस सिलेबस में दिया हुआ है कि 1 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है।
मॉडर्न फिजिक्स यानी बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो फिजिक्स में बच्चों अगर हम देखें तो आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, वो सबसे जो पहला टॉपिक है वो मेजरमेंट को हम देखेंगे। ऑल्दो मेजरमेंट में से अभी तक जो देखा गया है, तो वहां से एक ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, बट कभी कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन भी वहां से दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें पहला बोला गया है कि फर्मी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। फर्मी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यानी इसका मतलब है कि फर्मी की वैल्यू जो है वो मीटर में कितनी होती है। आपको ऑप्शंस देखिए मीटर में दिए हुए हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻12 होता है, 10⁻⁻13 होता है, 10⁻⁻19 होता है। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है कि जो 1 फर्मी होता है, ये 1 फर्मी जो है ये आपका जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। बट कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में कि 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस फर्मी को क्या करोगे, 10⁻⁻15 को आप नीचे यहां भेज दोगे इसके डिनोमिनेटर में, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 10⁻15 फर्मी आपके पास ये हो जाएगा 1 मीटर में। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे इसमें जो 10⁻⁻, अगर आप 12 देखेंगे, -12 देखेंगे, अगर मैं 10⁻⁻12 की बात करूं तो इसे बोलते हैं आप पीको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप पीको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पीको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास जो होगा, जो फर्मी आपके पास है, वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पूछी गई, यहां पर क्या पूछा गया है? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पूछा गया है, यानी आपके पास क्या है, मोमेंटम की आपके पास वीमा पूछी गई है। तो आपके पास देखिए यहां पर आपको डायमेंशन नहीं दी गई है, ऑल्दो आपको यहां पर जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है। इसका मतलब आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन पता होनी चाहिए, तभी आप ये बता पाएंगे कि मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो किसके इक्विवेलेंट है। अगर देखिए बच्चों, हम अगर इंपल्स की बात करें तो इस इंपल्स को जो है, इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी होता है। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो देखिए इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, एफ की डायमेंशन क्या होती है आपके पास, ये आपके पास होती है ml t-2, आपके पास डायमेंशन होती है फोर्स की, और टाइम की डायमेंशन आपके पास होती है कैपिटल टी होती है। यानी आपके पास जो इंपल्स की डायमेंशन निकल जाएगी वो आपके पास निकल जाएगी ml t-1 हो जाएगी आपके पास। अच्छा अब देखिए कि ये जो इंपल्स की डायमेंशन आपके पास mlt-1 आ रही है, ये मोमेंटम के इक्वल है या नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे आप? देखिए मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, mv होता है। तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालें तो देखिए क्या निकलेगी आपके पास, जो आपके पास मास है उसकी जो डायमेंशन होती है वो m होती है, जो आपके पास वेलोसिटी है उसकी जो डायमेंशन क्या होती है आपके पास lt-1 आपके पास होती है। ये आपके पास डायमेंशन किसकी है, मोमेंटम की। तो आप देख सकते हैं करके कि जो मोमेंटम की आपकी डायमेंशन निकल रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। इसी तरीके से अगर हम पावर की भी देखिए तो पावर के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो W/T आपके पास होता है, W/T आपके पास होता है। ठीक है, तो W जो आपके पास क्या है, वर्क डन है, वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है अपॉन टाइम हो गया आपके पास। अच्छा अगर मैं फोर्स इनटू डिस्टेंस की यहाँ पर डायमेंशन निकालूं तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो आपके पास अभी अभी हमने देखी है कि mlt-2 होती है, और जो आपके पास डिस्टेंस की यहाँ पर डायमेंशन हो जाएगी वो l हो जाएगी, और नीचे आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगी। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं बच्चों तो वी विल बी गेटिंग हियर m, देखिए l यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो l का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और t आपके पास क्या है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो t की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, -3 यहाँ पर हो जाएगी। यानी आपके पास जो पावर की जो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी वो ml/t-3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला देखें तो स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट
एरिया। अभी हमने देखिए फोर्स की डायमेंशन, अगेन यू विल सी दैट फोर्स की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, ML T-2 आपके पास होती है। और एरिया, एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस की जो डायमेंशन लिख सकते हो वो क्या आ जाएगी पास, M आपके पास L⁻⁴ और L जो आपके पास ये L⁻² है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 - 2 यानी आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एंड T-2 आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास स्ट्रेस की आ जाएगी। अगर आप बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर भी आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसकी डायमेंशन भी सेम क्या हो जाएगी आपके पास, जो आपकी स्ट्रेस की डायमेंशन है। तो यू कैन सी दैट कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम जो यहां पर हो जाएगी वो इम्पल्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इम्पल्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हम चले जरा, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी यहां पर, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन निकालनी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, F/A होता है। और F की आपके पास डायमेंशन क्या होती है, ML T-2, और जो एरिया की आपके पास डायमेंशन होती है वो L स्क्वायर आपके पास क्या होती है, L स्क्वायर आपके पास होती है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग ML-1 T-2। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही आ रहा है, यू कैन सी दैट ये ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ML-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, यानी इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जिसकी क्या नहीं है, डायमेंशन सेम नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप सेम डायमेंशंस को देखते हुए उनको चूज कर लेंगे जिसकी डायमेंशन आपको सेम दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की बिल्कुल भी आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले ये पढ़ लें कि क्या ये पूछा गया है कि सेम डायमेंशन वाला ग्रुप निकालो, या जिसका सेम डायमेंशन नहीं है उस ग्रुप को सेलेक्ट करो। तो यहां पर क्या पूछा गया है, that those physical quantities, that group we have to select which is not having same dimension। अब देखेंगे हम जरा ऑप्शन नंबर ए को, अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास स्पीड है। तो दोनों ही क्या हमारे पास क्या होती है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, दोनों की ही मीटर पर सेकंड होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है, इट मींस दैट डायमेंशन भी इनकी सेम होगी। अभी अभी हमने प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में देखा कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, F/A होता है। और जो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा वो भी हमारे पास क्या होता है, F/A होता है। इट मींस दैट दोनों के क्या आपके पास फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, तो इट मींस दैट इनकी भी डायमेंशन क्या आपके पास सेम है। अगर हम फोर्स और इंपल्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू मेरे पास ma होता है, और इंपल्स की अगर मैं बात करूं तो इंपल्स मेरे पास फोर्स इनटू टाइम होता है। अच्छा, अगर मैं इनकी डायमेंशन निकालूं, फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है क्या होती है हमारे पास, ML-T-2 होती है। अगर मैं इंपल्स की बात करूं तो इंपल्स की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, देखो फोर्स की डायमेंशन आपके पास क्या हो गई है, ML-T-2 होती है, और जो आपके पास टाइम की डायमेंशन होती है वो आपके पास कैपिटल T होती है। यानी इसका मतलब जो आपके पास डायमेंशन निकल रही है वो निकल रही है ML-T-1। अब देखिए आप, ये पैर जो आपके पास है फोर्स और इंपल्स, इन दोनों की डायमेंशन आपकी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। फोर्स की आपके पास ML-T-2 है, और जो इंपल्स की डायमेंशन है वो ML-T-1 है आपके पास। ठीक है, अब लास्ट को अगर हम चेक करें तो लास्ट पे हम देखिए वर्क और एनर्जी। अब हम कहते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। आपके पास फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपके पास ML-T-2, और जो आपके पास डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास L हो जाएगी। तो यू विल बी गेटिंग, आपको क्या मिलेगा यहां से, आपको मिलेगा यहां से ML
की पावर 2 टी की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी की बात करी गई है। अब एनर्जी किसकी बात करी है, मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी एनर्जी का आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम किसका निकाल लेते हैं, हम किसका, काइनेटिक एनर्जी का निकाल लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हम देखें तो आपके पास जो मास है उसकी जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस वन। सिंस यू कैन सी दैट यहाँ पर पावर 2 है तो एल टू टी माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पर, अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर जो डायमेंशन मिल रही है एम एल टू टी माइनस 2 मिल रही है। इसका मतलब हमारे पास एक पेयर ऐसा है जो फोर्स और इंपल्स है जिसकी डायमेंशंस क्या है, अलग है। वही हमसे पूछा गया है कि ऐसा ग्रुप बताओ जिसकी डायमेंशन क्या है, यहाँ पर अलग है, यानी सेम नहीं है। तो वो फोर्स और इंपल्स हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमारे पास चले हम, तो हमें पूछा गया है कि जो टॉर्क है उसकी डायमेंशन क्या होगी। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, एंड टाउ इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो फोर्स की डायमेंशन हम बार बार देख रहे हैं कि बहुत कॉमन डायमेंशन है, इसे बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए, एम एल टी माइनस 2। और अगर हम आर की डायमेंशन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा एल, और अगर हम टाउ की डायमेंशन यहां से इंक्लूड करें तो हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हमारे पास यहां पर आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, एम एल टू टी माइनस 2। अभी अभी बच्चों देखो, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि एम एल टू टी माइनस 2 जो डायमेंशन है, ये देखो अभी अभी हमने देखा था कि ये वर्क की भी होती है, ठीक है, और ये एनर्जी की भी होती है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी हमें किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो टॉर्क है, टॉर्क की डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होती है। तो उसमें एक तो आपके पास वर्क है और एक आपके पास क्या है, एनर्जी है। तो इसे भी हम याद रखेंगे, क्योंकि एनटीए में अधिकतर इस मेजरमेंट से एक क्वेश्चन अगर डायमेंशन से रिलेटेड पूछा जाता है तो अधिकतर किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, इसको जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डायमेंशनल कांस्टेंट होता क्या है। डायमेंशनल कांस्टेंट होता क्या है, देखिए इसके लिए आपको दो टर्म्स याद रखने की जरूरत है कि डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी एक तो उसकी डायमेंशन होती है, एक तो क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है, और दूसरा जो उसकी वैल्यू होती है, जो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी डायमेंशनल कांस्टेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which has dimension and which has fixed value. So remember that कि डायमेंशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी या तो डायमेंशन होती है और साथ ही साथ उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू भी होते हैं। अब देखिए जरा हम अपने ऑप्शंस की तरफ को अगर जाएं तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखूं जिसे हम एन से या म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट का जो है वो सी अपॉन वी हमारे पास है। और हमारे पास अगर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है तो V1 अपॉन V2 की हम बात करते हैं। अब अगर हम देखें जरा तो देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। तो इसका मतलब है इसकी यहां पर हमारे पास यूनिट तो होगी नहीं, तो इट मींस दैट अगर इसकी यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन तो नहीं है। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट वैल्यू तो होती है, बट कि आपके पास जो C अपॉन V से आपको ये पता लग रहा है या V1 अपॉन V2 से ये पता लग रहा है कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और डायमेंशनल कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन भी है और फिक्स्ड
वैल्यू भी है। उसके बाद हम अगर पॉइजन्स रेशियो की बात करें तो जो पॉइजन्स रेशियो होता है इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पॉइजन्स रेशियो का, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो में। ये आपके पास होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ये आपके पास रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर, आपके पास जो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन आपके पास होता है। अब देखिए ये भी अगर आप देखें, अगर आप पॉइजन्स रेशियो को भी देखें तो पॉइजन्स रेशियो भी आपका दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। इसका मतलब है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और जब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऑब्वियसली जो पॉइजन्स रेशियो है इसकी फिक्स्ड वैल्यू तो होती है बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी यानी अपने थर्ड ऑप्शन की, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा या वी बी माइनस वी आ जाएगा अगर हम रिस्पेक्ट को चेंज करें तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगी? एक क्या मिल जाएगी? यहां पर एक यूनिट मिल जाएगी। यूनिट यानी एक वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें ये तो पता है कि रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी भी आपकी क्या नहीं है? डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो इसकी डायमेंशन भी होती है और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू भी होती है। फिक्स्ड वैल्यू जैसे हमने देखी होगी क्लास 9th में, हमने सबसे पहले देखी होगी दैट 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपने यूनिट इसकी देखी होगी। तो यू कैन सी दैट कि ये जो वैल्यू है इसे कहते ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस कैपिटल जी को कहते ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपके पास। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है ये कहीं पर भी यूनिवर्स में यही वैल्यू फिक्स्ड रहती है। और दूसरी रही इसकी डायमेंशन की बात, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखा है कि दैट इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम g की वैल्यू यहां से निकाल दें, यानी g के लिए एक एक्सप्रेशन यहां से हम क्या कर दें? निकाल दें, तो उस g के लिए मैं डायमेंशन भी निकाल सकता हूं। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके पास डायमेंशन भी है, जो कि हमने देख लिया कि इस फॉर्मूले से निकल सकती है। आगे इसे हम देखेंगे कि कैसे ये निकलती है, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू भी है। इसका मतलब जो आपके पास यहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज हैविंग बोथ डायमेंशन एंड फिक्स्ड वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पर कि यहां पर क्या पूछा गया है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो पूछा गया है। एक तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम h से डिनोट करते हैं, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस दोनों के रेशियो की डायमेंशन पूछी गई है। देखो रेशियो नहीं पूछा गया है, उस रेशियो की डायमेंशन पूछी गई है। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। देखो ये कैसे निकलेगा? हमें पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। क्या होती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। यहां से हमारे पास H के लिए जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है आपके पास E ओवर आपके पास क्या आ जाता है? न्यू आ जाता है। तो अगर E की हम डायमेंशन देखें तो अभी अभी हमने पीछे देखी थी इसकी डायमेंशन ML2 T-2 हमने इसकी डायमेंशन देखी थी। और जो न्यू हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू इज इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/T होता है। तो इसका मतलब है जो न्यू की डायमेंशन हो जाएगी वो T-1 हो जाएगी। इसका मतलब जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी वो जाएगी ML2 और नीचे पावर -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी T-1।
यानी h की जो डायमेंशन आ गई है वो ml² t-1 आ गई है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। यानी मतलब इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो मास की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल M होगी और L यहाँ पर L² हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा, बिकॉज ये R है आपके पास। जो R आपके पास है यहाँ पर रेडियस को डिनोट कर रहा है यानी लेंथ को डिनोट कर रहा है और t की पावर में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0 है क्योंकि t यहाँ पर है ही नहीं। अब देखिए जरा अगर इन दोनों का रेशियो निकालूं यानी h अपॉन I का अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो मतलब इनकी देखिए क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है h की जो हमने क्या निकाल ली है, डायमेंशन निकाल ली है, जो मेरे पास क्या है ml²t-1 मेरे पास है और जो मेरे पास इनर्शिया का है वो मेरे पास क्या है ml² मेरे पास है। अब देखो ml² से ml² कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास t-1 हो जाएगा। और देखो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है और इसकी जो डायमेंशन होती है वो t-1 होती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो जो टाइम की डायमेंशन हो जाएगी वो कैपिटल T हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, t-1 हो जाएगी। जो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम गिवन है, एंगुलर मोमेंटम मतलब L इज इक्वल्स टू mv/r। अगर मैं इसकी डायमेंशन यहाँ पर निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M। अब देखो ये जो हमारे पास वेलोसिटी इसका होता है LT-1 और इसके पास भी एक L है, R के पास भी एक L है, तो हमारे पास इसका मतलब है L² t-1 हो जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी का भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है, तो मेरे पास मतलब ये हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर डायमेंशन यानी मैं प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस का रेशियो निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो बी यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगा। उसके बाद अगर हम देखें जरा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ। देखो बच्चों मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल होगी। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन पता होनी चाहिए। देखो हमने पीछे क्या निकाला, h इज इक्वल्स टू हमने निकाला E अपॉन क्या होता है, न्यू होता है। हमने क्या निकाला, E अपॉन न्यू होता है, h इज इक्वल्स टू E की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास क्या होती है ml² होती है, t-2 होती है एंड अपॉन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1/t होता है, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन t-1 होती है। इसका मतलब h की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ml²t-1 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास देखिए ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब अगर आप इनकी डायमेंशंस देखिए जो आपके पास ऑप्शंस में है, चलिए निकालते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाती है, एनर्जी की डायमेंशन अभी अभी हमने देखी है कि ml²t-2 आपके पास हो जाती है। ऐसे ही मोमेंटम आपके पास क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है mlt-1 हो जाती है। ऐसे अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखिए तो एंगुलर मोमेंटम का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो L इज इक्वल्स टू mv/r होता है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो मुझे मिलती है m, और देखो मास की m हो गई, वेलोसिटी की क्या हो गई LT-1 हो गई, और ऐसे ही मेरे पास r की डायमेंशन क्या हो गई, L हो गई। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन क्या करूं, यहाँ पर कंपोज करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास ml²t-1। देखो ये ऑप्शन हमें मिल गया है क्योंकि देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी ml2t-1 आ रही है और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन भी ml2t-1 आती है। पावर की भी हम देख लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो W/t होता है, W/t होता है। तो आपके पास जो आपके पास वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एनर्जी की ml2t-2, और जो नीचे टाइम है उसकी डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, एंड यू विल बी गेटिंग ml2t-3। इसका मतलब है कि आपके पास देखो जो डायमेंशन है किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की,
वो आपको किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपकी एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी। यानी बच्चों देखिए यहां से आपको एक और जो आपको क्वेश्चन एक और आपको पेयर मिल गया है कि प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। देखिए कभी कभी आपको हो सकता है कि ऐसा दिया गया हो कि यहाँ पर डायमेंशन दी गई हो प्लांक्स कांस्टेंट की और पूछा गया हो कि किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होती है उसकी डायमेंशन, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखिए आगे हम बढ़े, देखो इसमें पूछा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां पर पूछा गया है। देखिए जरा इसमें हम देखें जरा तो हमें पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, कि आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए आप देखिए यहां पर जरा फॉर्मूला हम लिखेंगे कि F इज इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी विस्कस फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी ओवर डी वाई, ईटा ए डीवी ओवर डी वाई, जहां पर आपका जो डीवी ओवर डी वाई जो होता है ये इसे आप कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट आप इसे कहते हैं। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन चाहिए। तो देखिए आपके पास जो है ईटा आपके पास यहां से आप निकाल सकते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एफ अपॉन देखिए क्या लिख सकते हैं आप, एफ अपॉन क्या लिख सकते हैं, ईटा ए डी वी ओवर डी वाई लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन आपके पास होती है एम एल टी माइनस टू, आपके पास फोर्स की डायमेंशन होती है। ऐसे आप अगर आप एरिया की डायमेंशन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। और यहां पर अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। बट नीचे आपके पास डी वाई है, वाई आपका क्या है, ये आपकी जो आपके पास जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड की जो लेयर्स होती है, जैसे आपकी हम लिक्विड को कहते हैं, वाटर को कहते हैं कि उसमें लेयर्स होती है, उनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये y से डिनोट होती है। इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को यहां पर निकाला गया है। तो ये y क्या है, लेंथ है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। तो इसका मतलब है l से l तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो फाइनली ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी क्या, देखिए m, देखिए नीचे ऊपर l है, नीचे आपके पास क्या एल स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास माइनस टू हो जाएगा, तो इसका मतलब है एल माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे टी रेस टू दी पावर माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा आपके पास तो प्लस वन हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन आपके पास हो जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो क्वेश्चन है, ये अगर आप देखेंगे 2019 एनडीए जो फर्स्ट हुआ था उसमें ये आपके पास ये क्वेश्चन आया था 2019 में। आप चेकेंगे, अब ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है कि ये फर्स्ट में आया था सेकंड में आया था, बट एनडीए 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए इसमें किसकी पूछी हुई है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें पूछा गया है। तो देखिए मैंने अब आपको पहले इससे पहले कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जो आप डायमेंशन निकालेंगे वो आप निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से, जो आपके पास क्या है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। अब आप यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, इस G के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए G के लिए अगर आप फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो आपके लिए क्या निकलेगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब देखिए अगर आप यहां से क्या निकालेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, और जो आर स्क्वायर है उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पर क्या आपके पास रेडियस है, और एम 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 इंटू एम यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसलिए आप इसको क्या लिख दोगे, एम स्क्वायर लिख दोगे। अब देखो जरा, अब मैं इसको जरा अगर कैलकुलेट करूं तो अगर आप इसे निकालेंगे तो देखिए ये आ जाएगा पास, देखिए नीचे एम स्क्वायर है
ऊपर आपके पास क्या m है, इसका मतलब है ये आपका m माइनस 1 हो जाएगा। और l आपके पास है, इधर l स्क्वायर है, आपके पास क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा। इधर आपके पास t माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस, पहले ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। देखिए m रेज टू दी पावर माइनस 1 l क्यूब t रेज टू दी पावर माइनस 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट जो है इसको आप क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये आपका 2019 में भी आया हुआ है। जितने आपके पास कांस्टेंट है, जिन जो आपके डायमेंशनल कांस्टेंट है, उनकी आपके डायमेंशंस अधिकतर पूछी जाती है। अब देखिए इसके बाद आपके पास है द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v is equals to at plus b over t plus c where a b and c are constants, the dimension of a b and c are। देखो हमें क्या पूछा गया है, हमें एक इक्वेशन दी गई है। देखिए बच्चों हमें क्या दी गई है, एक इक्वेशन यहां पर दी गई है, और उस इक्वेशन में हमसे क्या कहा गया है कि आप ए बी सी की क्या निकालिए, यहां से डायमेंशन निकालिए आप। चलिए देखिए करते हैं इसको। देखिए बच्चों आप अगर अपने क्लास 11th का पहला चैप्टर देखेंगे मेजरमेंट, तो उसमें एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर मान लीजिए लेट अस से दैट हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू b प्लस सी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है, इट सेज दैट कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे किसी मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए, तो उन ईच टर्म्स की जो हमारे पास डायमेंशंस होगी वो इक्वल होगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रिलेशन ए बी सी में यहाँ पर एक मैथमेटिकल टूल से जुड़ा हुआ है कि a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a की जो डायमेंशन होगी इट विल बी इक्वल टू b और इट विल बी इक्वल टू c, यानी डायमेंशन ऑफ a जो है वो डायमेंशन ऑफ b के इक्वल भी होगी और c के इक्वल भी होगी। ठीक है, तो देखिए अब आप इसमें देखिए जरा, अगर मैं यहां पर डायमेंशन ऑफ v की बात करूं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, तो वो डायमेंशन ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए टी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए टी के इक्वल होगी। पर मुझे ए टी की तो डायमेंशन निकालनी नहीं है, मुझे तो डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ ए यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ टी यहां पे हो जाएगा। देखिए है ना, डायमेंशन ऑफ टी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर मैं निकालूं तो v की जो डायमेंशन है वो क्या आपके पास हो जाएगी, एल टी माइनस 1 हो जाएगी, और जो t की नीचे डायमेंशन हो जाएगी वो आपके पास कैपिटल टी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो a की डायमेंशन आपके पास हो जाएगी एल टी माइनस 2 हो जाएगी। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो एल टी माइनस 2 के आपके पास दो ऑप्शन है, यानी दो तो आपने बाहर कर दिए, यानी a और अब डी, तो ए और सी तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब दो ही आपके पास अब ऑप्शंस है, यानी एक आपके पास बी है, एक आपके पास डी है। चलिए सेकंड भी फाइंड आउट करते हैं। सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपका देखिए क्या करते हैं कि देखिए बी की डायमेंशन निकालना ना थोड़ी सी यहाँ पर टफ है, तो हम सबसे पहले किसकी निकाल देते हैं, सी की डायमेंशन निकाल देते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है, टी प्लस सी, एक नई इक्वेशन इसमें बन रही है, यानी इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन बन रही है। यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा और डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब है c की जो डायमेंशन है वो t के इक्वल हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं करके कि बी में जो है c की डायमेंशन t दी हुई है और डी में जो है c की डायमेंशन l दी हुई है। लेकिन हम b की डायमेंशन भी फाइंड आउट करेंगे कि कैसे b की डायमेंशन आपकी यहां पर निकलेगी जो कि l के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहां पर जो आपकी v की डायमेंशन होगी ना, अगेन यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा। भाई v की डायमेंशन तो आपके at के इक्वल भी होगी और b अपॉन t प्लस c के इक्वल भी होगी। अब मुझे किसकी निकालनी है, मुझे तो डायमेंशन ऑफ b निकालनी है। किसकी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ b निकालनी है। तो इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू हो जाएगी डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ
टी प्लस सी। अब देखो, जब मैं बी की डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मुझे सी की डायमेंशन नहीं पता है, तो मैं सी को यहां पर इंक्लूड नहीं करूंगा। ये बहुत क्लियरली आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप सी की डायमेंशन को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर आप वी की डायमेंशन और सिर्फ टी की डायमेंशन इंक्लूड करेंगे। उस कांस्टेंट या अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन आप यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर v की डायमेंशन जो हो जाएगी एल टी माइनस वन हो जाएगी, और जो t की डायमेंशन है वो t। तो इसका मतलब है कि आपकी डायमेंशन ऑफ b जो आ जाएगा वो l आ जाएगा, जो कि आपको देखिए किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो इसको बड़े ध्यान से करेगा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज किसी मैथमेटिकल टूल से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो उस इक्वेशन में या वी वुड से उस एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पास टर्म्स है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होगी वो आइडेंटिकल होगी। इसी को यूज करते हुए आप किसी भी फिजिकल रिलेशन में आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, आपके पास पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है। अब देखिए आपको यहां पर आपको जो दे रखा है डिफरेंट यूनिट्स में दे रखा है, पहला मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, अगेन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। अब देखो हमें पता है कि जो 1 नैनोमीटर होता है, ये हमें पता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है अपने मेजरमेंट वाले चैप्टर में कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो हमें अपना आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 मीटर। पर एक चीज और देखिए कि हमें यह भी पता है कि 1 जो मीटर होता है वो आपके पास कितना होता है, 10 रेज टू दी पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे ये 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 सेंटीमीटर भी मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर दो आंसर हो गए हैं, थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन। देखिए यहां पर इसका मतलब इसके दो ऑप्शन हमारे पास मिल गए मुझे, 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 मीटर सेंटीमीटर मिल गया है, 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 मीटर मिल गया। अब देखिए कभी कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछा जाए कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो उस समय क्या होता है, 10 रेज टू दी पावर पॉजिटिव 9 मीटर, 9 आपके पास नैनोमीटर हो जाएंगे। यानी 1 मीटर में 10 रेज टू दी पावर 9 नैनोमीटर होता है। अब देखिए ये मीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया, चलो मिलीमीटर में भी निकाल लेते हैं इसको। तो आपके पास आपको पता है कि एक मीटर जो होता है 10 रेज टू दी पावर 3 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो ये 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 मिलीमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं। यानी कैलकुलेट करके जो आएगा वो आएगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 मिलीमीटर। तो देखिए हमने इसे जो है मिलीमीटर में भी देख लिया, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में भी देख लिया, और एक और उसमें देख लिया है कि कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जा सकता है कि नैनोमीटर ना यूज करके ऐसा बोला गया हो कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जरा, आगे देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये तो मैं इसको कहूंगा कि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ योर एनडीए एग्जाम्स। मतलब लाइट ईयर के तो इतना ज्यादा फैन है एनडीए वाले कि इस क्वेश्चन को वो हर साल एक एक साल छोड़कर तो डाल ही देते हैं। ऑल्दो देखिए किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है ये अलग बात है, क्योंकि कभी कभी लाइट ईयर को इसी तरीके से पूछा जाता है जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब देखिए बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि इसमें ईयर टर्म हैज बीन यूज्ड हियर, तो बच्चों को लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, बट ऐसा नहीं है, ये टाइम की यूनिट नहीं है। ये आपकी क्या है कि आपकी किसकी यूनिट है, लाइट ईयर जो आपकी है वो आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 जो लाइट ईयर अगर आप मीटर में मैं आपको बताऊं तो वो होता है 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है, 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर। अच्छा ये स्पेलिंग जरा गलत हो गई है, देखेंगे हम यहाँ पर ईयर होना चाहिए, लाइट ईयर ना, YEAR।
1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर। तो आपकी जो ये लाइट ईयर है ये डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। लाइट ईयर जो है ना आपकी, जितनी सेलेशियल बॉडीज आपके पास है यानी खगोलीय पिंड जितने आपके हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही है। अब देखिए जरा, जितनी भी सेलेशियल बॉडीज आपके पास होती है ना, प्लैनेट से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, किसी सैटेलाइट से प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, या सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस जो है, मून से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस जो है, इनको मेजर करने के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनका यूज नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी यूनिट्स है। आपको सेलेशियल बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक लार्ज यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक क्या आपके पास है, लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे पास। देखिए अब अगला आपके पास क्या है, पार्सेक। अब देखिए पार्सेक भी जो है ना आपका लार्ज डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने की यूनिट है। यानी पार्सेक भी आपका क्या है आपके पास, कि देखिए इसकी यूनिट पूछी गई है। देखिए क्या पूछी गई इस समय, इसकी यूनिट पूछी गई है। अब बच्चे क्या है ना, इसमें सेक यूज हुआ है, क्योंकि इसको ना कभी कभी इस पार्सेक को ना पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इस तरीके भी आता है करके कि पैरालैक्टिक सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, या पैरालैक्टिक सेकंड जो है किसको मेजर करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी को ये मेजर करता है। तो इस सेकंड वर्ड को देखते ही बच्चे सोचते हैं कि ये टाइम की यूनिट है। लाइट ईयर और स्पार्सेक में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका पैरालैक्टिक सेकंड या कहें हम पार्सेक है, वो आपका क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 जो पार्सेक होता है, अगर हम उसे मीटर में देखें, 1 जो पार्सेक होता है अगर हम उसको मीटर में देखें तो आपका होता है 3.08 इंटू 10 रेज टू दी पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, फैक्चुअल वैल्यूज है, ये आपको क्या करनी है, ये आपको याद रखनी है फैक्चुअल वैल्यूज। जब आप इन्हें याद रखोगे तो आपका जो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, या 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। तो ये आपको क्या करना है, ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ चलें तो यहां पर पूछा गया है कि लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। देखिए यहां पर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है लेंथ, जो कि आपके पास आपको पता होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी इसे हम कहते हैं। तो ये किस में मेजर होगा, फर्मी में मेजर होगा, बिल्कुल फर्मी में मेजर होगा। फर्मी जो आपके पास क्या है, ये आपके डिस्टेंस यानी लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट है। अब देखो डी बाई क्या होता है, देखिए अभी इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोन, देखिए माइक्रोन भी आपके पास क्या होता है, ये भी आप लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट है। लाइट ईयर, ये तो मैंने अभी अभी बताया कि डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। एक जो हमारे पास डाउटफुल जो यहाँ पे हमें लग रहा है वो हमारे पास डी बाई है। अब देखिए डी बाई क्या होता है, डी बाई एक्चुअली जो है ये किसकी यूनिट होती है, ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है, इसे आप P से डिनोट करते हैं, और ये होता है Q इंटू 2A होता है। क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। जिसे डी बाई को हम क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं एसआई यूनिट में, इसे कुलाम मीटर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसे याद कर लेंगे आप कि डी बाई को जो है कुलाम मीटर भी लिखते हैं। फर्मी मैंने अभी अभी आपको बताया है कि फर्मी जो होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस क्या आपके पास क्या होता है, माइनस 15 मीटर होता है। माइक्रोन, माइक्रोन कहें या माइक्रोमीटर कहें, दोनों नाम है इसके। क्या है आपके पास, माइक्रोन कहें या माइक्रोमीटर कहें, क्या कहें, माइक्रोन कहें या माइक्रोमीटर कहें, ये आपके कितने के इक्वल होता है, कितने मीटर के इक्वल होता है, 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 मीटर के इक्वल होता है। अच्छा अगर लाइट ईयर तो मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई है, 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना बताया, 15 मीटर बताया। ठीक है, ये फैक्चुअल वैल्यूज है, इनको आप याद रखेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आती हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उन्हें मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, देखिए तो हमें पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। अच्छा देखिए हमारे पास क्या किसका पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना,
एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसे थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, जैसे हमारे पास जो है जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं। वैसे यहां पर भी हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा है, तो वी विल से दैट कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसकी क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। जरा डायमेंशन हम इसकी निकाल के देखें। अब देखिए सबसे पहले थीटा की बात अगर हम आती है तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू, इसको याद रखिएगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या हिंदी में हम इसे बोले कि जो आपके पास कोण होता है, कोण बराबर क्या होता है आपके पास, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप बट्टे त्रिज्या आपके पास क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या होता है आपके पास। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे जरा कि अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क भी किसी चीज की लेंथ ही है, और जो रेडियस की बात करूं तो रेडियस भी आर है। इसका मतलब है इसकी भी डायमेंशन एल हो जाएगी, इसकी भी डायमेंशन एल हो जाएगी। इसका मतलब है एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली जो ओमेगा की डायमेंशन होगी वो टी पर ही डिपेंड करेगी, यानी वो क्या होगी कि डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कैपिटल टी आ जाएगी। यानी इसे मैं लिख सकता हूं कि आपकी जो ओमेगा की डायमेंशन है वो टी की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। जिससे मैं देखो अगर आप देखेंगे तो इनमें से जो आपके पास ऑप्शंस है उसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे पास बाकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर -1 है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा अगर हम क्या करें, अगले क्वेश्चन में जाएं, अगले क्वेश्चन में जाएं जरा, तो देखिए हमारे पास जो है इसमें हमारे पास देखिए जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो देखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी पता होने के लिए देखिए बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए उसका या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या आपको क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, यूनिट से। तो देखिए डायमेंशन बेसिकली आपको दो ही चीजों से पता चल सकती है, या तो उस फिजिकल क्वांटिटी की आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप बार बार देख रहे होंगे कि जब जब मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिख रहा हूं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, तभी उसकी डायमेंशन लिख पा रहा हूं। तो इसीलिए फॉर्मूला या तो फिर उसकी आपको क्या, उसकी यूनिट याद होना बहुत जरूरी है। अच्छा स्ट्रेन की अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होगी आपके पास। अच्छा अगर स्ट्रेन की अगर हम बात करें, देखिए स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन को अगर हम देखें तो ये होता है आपके पास, ये रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन, आपके पास क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखिए चेंज इन डायमेंशन से क्या मतलब है, मतलब हो सकता है करके कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में कोई चेंज आ रहा हो, मतलब उसके ओरिजिनल लेंथ से, मान लीजिए अगर उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है डेल एल और उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, तो उसका जो स्ट्रेन हो जाएगा वो डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। या वॉल्यूम के बेसिस पर उसमें चेंज आ रहा हो कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के, वो डेल वी आ रहा है, और ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसका वो वी है, तो उसके लिए स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी अपॉन वी। देखिए अब यहां पर जो हमें दिख रहा है दोनों ही डायमेंशन है, यानी अगर हम चाहे लेंथ में चेंज की बात करें, डेल एल अपॉन एल की बात करें, तो भी इसमें हमारे पास क्या आ रही है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है। ये डेल वी अपॉन वी की बात करें तो भी हमारे पास क्या आ रही है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है। देखिए नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था पीछे कि वो एफ अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो देखिए इसमें तो हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास डायमेंशन आएगी, देखिए कैसे आएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी स्ट्रेस की एम एल टी -2 हो जाएगा, और ये होल अपॉन क्या हो जाएगा
एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे पास डायमेंशन आएगी, तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। स्पेसिफिक हीट, अब देखो स्पेसिफिक हीट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। यहाँ पर जो ये C आपके पास है, यहाँ पर जो C आपके पास है, यही आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है। यही आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है, जो कि C इज इक्वल्स टू Q ओवर M डेल टी होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आपको मिल रहा है फॉर्मूला, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन होगी यहाँ पर। अगर क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करें तो यही आप देखो, इसी को देखो, तो यहाँ से आपके पास डायमेंशन आपको मिल जाएगी। या आप क्या देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स से आपके क्या देखोगे, dq इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले से भी अगर देखोगे कि आप हीट प्रोवाइड करते हो किसी को, तो ये क्या होता है कि du प्लस आपके पास क्या हो जाती है, dw आपके पास हो जाती है। यहां से भी देखोगे, इससे भी आपको क्या मिलेगी कि क्वांटिटी ऑफ हीट की भी आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डायमेंशन मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रेन यहाँ पर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है जिसमें हमें दोनों इसका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, उसकी जो आपकी यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो रही है। इसका मतलब स्ट्रेन आपकी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें तो देखिए ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ दिस। देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था अभी तक, कि कभी कभी हो सकता है कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी ना देकर उसकी डायमेंशन दी गई हो और पूछा गया हो कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो चलिए, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस की डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी। अब देखिए वर्क के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि F इंटू डी फॉर्मूला होता है। F इंटू डी फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, F इंटू डी फॉर्मूला होता है। F के आपके पास क्या होती है, डायमेंशन होती है M L T माइनस 2, और जो D है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है L। तो इसकी डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस 2। तो देखिए ये तो नहीं है, ये तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी डायमेंशन दी गई है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो पावर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है कि W अपॉन टी होता है। चलिए इसको रख देते हैं। अभी अभी देखिए हमने डायमेंशन ऑफ क्या निकाली है, वर्क निकाली है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली वर्क की क्या रख देता हूं, यहाँ पर डायमेंशन रख देता हूं। तो ML2T माइनस 2 होल अपॉन आपके पास डायमेंशन ऑफ टाइम दैट इज कैपिटल T। तो आपके पास ये हो जाएगा ML2T माइनस 3। देखिए यही वो ऑप्शन है, देखिए यही आपके पास क्या है, पावर ही वो करेक्ट ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। फोर्स प्रेशर की तो मैंने अभी आपको बताई है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां से इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। इंपल्स के लिए आपको फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ इंटू टी होता है। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे पता लगा। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो इसलिए मैं उनकी क्या निकाल पा रहा हूं, डायमेंशन निकाल पा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास क्या है। देखिए क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास क्या है, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की आपके पास क्या पूछी गई है, डायमेंशन पूछी गई। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपके पास क्या होता है, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्ट्रेस आपने अभी अभी क्या पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन आपने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब सीधे सीधे है कि इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो एफ अपॉन ए के इक्विवेलेंट होगी, जो आपके पास क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की जो डायमेंशन होगी, ये मैं इक्विवेलेंट इसकी क्यों होगी, बिकॉज देखिए एल की जो डायमेंशन होगी यहाँ पे डेल एल की जो डायमेंशन होगी वही एल की डायमेंशन होगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपली आपके पास जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो आपकी एफ अपॉन ए के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। तो एफ की जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, एम एल
T-2 है, और जो आपके पास एरिया की जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, L² है आपके पास। इसका मतलब है कि आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ML-1T-2 हो जाएगी। चेक करें जरा ऑप्शंस, ML-1T-2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस। देखिए फिर से इसको नोट करने वाली चीज है कि डज नॉट हैव पूछा हुआ है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है कि सिमिलर डायमेंशंस का पेयर निकालो। इसमें से उस पेयर के बारे में पूछी गया है जिसकी सिमिलर डायमेंशन नहीं है, यानी एक जैसी डायमेंशन नहीं है, एक जैसी बीमा नहीं है। तो देखिए स्ट्रेस हमारे पास है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो F/A होता है। ठीक है, जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला भी आपके पास F/A होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों की डायमेंशन तो सेम आएगी। ठीक हो गया। अब देखिए एंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल भी हमारे पास क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी इसकी भी आपके पास क्या होगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों की भी डायमेंशन नहीं होगी, ये भी डायमेंशन नहीं होगी। और अगर आप स्ट्रेन की बात करो, स्ट्रेन आपके पास अभी भी मैंने बताया आपको, स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, यानी डेल एल अपॉन एल, यानी इसकी भी आपके पास डायमेंशन आपको नहीं मिलेगी, यानी इसकी भी डायमेंशन और इसकी भी डायमेंशनलेस आपके पास हो जाएंगे। इसकी भी यहाँ पर डायमेंशन सेम नहीं होगी, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी आपके पास। ठीक है, आपको देखिए टेंशन और अगर सरफेस टेंशन की बात करें, टेंशन और सरफेस टेंशन की बात करें, अच्छा टेंशन की बात करें तो टेंशन इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, mg होता है भाई, mg होता है। आपके पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पर क्या लटका हुआ है, वो वेट लटका हुआ है, वो वेट क्या करेगा, नीचे को क्या लगाएगा, mg लगाएगा। ठीक हो गया, और ये क्या करेगा, इस पर क्या लगेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, तो T इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। इसका मतलब है जो टेंशन की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ML-T-2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर सरफेस टेंशन की बात करें जिसे S से डिनोट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब देखिए इस टेंशन का फॉर्मूला T इज इक्वल टू mg, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F/L, तो आपको यहाँ पर ना डायमेंशन क्या करने की जरूरत नहीं है, इनकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब इनके फॉर्मूले ही डिफरेंट है तो इसका मतलब इनकी डायमेंशन भी डिफरेंट होगी। और पीछे अभी अभी हमने देखा था कि प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन तो क्या होती है, सेम ही होती है। तो इसका मतलब है कि सी वो ऑप्शन है जो क्या दे रहा है, एक ऐसा पेयर दे रहा है which is not having similar dimensions. Getting it? देखिए आगे बढ़े जरा, आगे अब देखिए जरा, इसमें पूछा गया है which of the following is the smallest unit, क्या पूछा गया है, which of the following is the smallest unit। अब एक काम करते हैं कि वैसे तो हमें पता है करके कि फर्मी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, इन केस अगर आप किसी को पता नहीं चल रहा होगा तो पहले क्या करें, इन सारी यूनिट्स को क्या कर दें, एक ही किसी यूनिट में आप इनकी वैल्यू को ले आइए। जैसे मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर होता है। 10⁻³ आपके पास देखिए 10⁻³ आपके पास क्या होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर आपके पास होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। अच्छा अगर आप एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻³ आपके पास क्या होता है, -10 मीटर होता है आपके पास। अगर आप फर्मी की बात करें तो 10⁻⁻12 मीटर होता है आपके पास। अब मीटर तो आपके पास क्या है, ये गिवन ही है मीटर में। तो आप देखेंगे जरा इनमें से जो आपको स्मॉलेस्ट जो यूनिट, सॉरी 10⁻⁻ यहाँ पर -15 मीटर होता है। तो अगर आप देखेंगे कि 10⁻⁻15 मीटर आपके पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब जो फर्मी है वो सबसे आपकी क्या है, छोटी यूनिट है। आप देखेंगे कि जो फर्मी है, फर्मी के लिए जो है, फर्मी जो यूनिट है आप इसको यूज करते हो न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए। देखिए जो एटम हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसको, उसके साइज को हम मेजर कर रहे हैं, तो वी विल बी नीडिंग अ स्मॉल यूनिट देयर, जो कि क्या आपके पास क्या है, फर्मी आपके पास है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये भी क्या आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है।
एनडीए, अब मुझे ईयर तो पता नहीं है, बट एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आगे बढ़े जरा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, सॉरी। देखिए आर तो यूनिट ऑफ टाइम है, नैनो सेकंड भी यूनिट ऑफ टाइम है, माइक्रो सेकंड भी यूनिट ऑफ टाइम है, और लाइट ईयर हमने देखा है कि लाइट ईयर जो है इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए लाइट ईयर का देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ना, ये लाइट ईयर जो है ये एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। देखिए अभी ऐसा पूछ दिया करके कि क्योंकि देखिए ईयर वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, तो बच्चा सोचता है करके कि जो ईयर है वो टाइम की यूनिट है, तो लाइट ईयर जो है वो टाइम की आपके पास क्या है, यूनिट है, पर ऐसा नहीं है। लाइट ईयर जो आपके पास है वो डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास दे रखा है इन द इक्वेशन, ये आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है ये किसकी इक्वेशन है, ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है। क्या दे रखी है, ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है। क्या आपके पास वंडरवॉल्स इक्वेशन है, आपके पास वंडरवॉल्स इक्वेशन है आपके पास। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए इज, देखिए यूनिट ऑफ ए, और ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो एसआई यूनिट में नहीं दे रखे हैं, एसआई सिस्टम में नहीं दे रखे हैं, वो आपके सीजीएस सिस्टम में दे रखे हैं। सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपको डायमेंशन पता लग जाए किसकी, ए की, तो आपको उसकी यूनिट पता लग जाएगी। वेरी सिंपल, किसी की या तो आपको डायमेंशन पता लग जाए तो उससे आप किसकी यूनिट निकाल सकते हैं, अगर आपको किसी की यूनिट पता है तो उससे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास देखिए ए किसमें, आपके पास पहले वाले टर्म में आपके पास, यानी पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, यहां पर है ए आपके पास। तो देखिए आपके पास क्या लग जाएगा, मैंने अभी बताया था कि कोई भी अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज किसी मैथमेटिकल टूल से रिलेट कर रहे हैं तो ईच टर्म उस इक्वेशन में आइडेंटिकल डायमेंशन होल्ड करते हैं, यानी ए अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी, ए अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ऑफ पी को इक्वल होगी। पी यहां पर प्रेशर है, इस वंडरवॉल इक्वेशन में पी जो है वो आपका क्या है, वो प्रेशर है, और वी जो आपके पास क्या है, वो आपके पास वॉल्यूम है। यहाँ पर गेटिंग इट। देखिए अब यहाँ पर आपको ए की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी आपके पास, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए अब पी आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की आपके पास डायमेंशन क्या हो गई आपके पास, एम एल टी माइनस टू, और एरिया की आपके पास डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, ये आ जाएगा पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ प्रेशर आ गई है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और जो आपके पास ये v यहां पर आ रखा है ये वॉल्यूम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्क्वायर मतलब यानी एल क्यूब का स्क्वायर, यानी क्योंकि देखो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो ये एल क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम, देखिए एल क्या हो जाएगा, एल माइनस वन, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6, और t माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास m, देखिए l की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, l की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और t की पावर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू आपके पास आ जाएगा। अगर आप देखेंगे इसको जरा, तो आपको इसको यहाँ पर जो है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास क्या बन रहा होगा, ये देखिए आपकी डायमेंशन क्या आ रही है, ए की डायमेंशन यहाँ पर क्या आ रही है, ए की डायमेंशन आपके यहाँ पर आ रही है, ए की डायमेंशन आपके पास आ रही है एम एल रेज टू दी पावर 5 टी रेज टू दी पावर माइनस टू, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं कि डाइन सेंटीमीटर रेज टू दी पावर, आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर रेज टू दी पावर, आप इसे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर रेज टू दी पावर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। देखिए एक और इसका सिंपलेस्ट तरीका आपके पास बताने का, देखिए ये तो आपका डायमेंशनल मेथड हो गया, डायमेंशनल मेथड से आप
इजीली आप किससे निकाल सकते हैं, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं जरा सा। देखिए एक और तरीका हम इसमें बताएंगे, देखिए बच्चों कि एक और बहुत इससे भी सिंपलेस्ट आपके पास तरीका है, देख कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ब्लू से लिख लेते हैं। देखिए यहां पर आपके पास है, ब्लू से चल रहा है, एक मिनट ब्लैक से लिख लेते हैं। चलिए देखिए, जब मैंने आपको यहां पर बताया कि डायमेंशन ऑफ ए जो है, डायमेंशन ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए जो आपके पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ क्या क्या आपके पास क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आपके पास क्या है कि ये होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप इनकी यूनिट्स लिख दीजिए, सिर्फ क्या लिख दीजिए, यूनिट्स लिख दीजिए। आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास सीजीएस में, डाइन होती है, लिख दिया आपने डाइन। देखिए और नीचे आपके पास जो एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है आपके पास सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की जो आपके पास यूनिट होती है वो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब होती है सीजीएस में, लेकिन आपका क्या है यहाँ पर इसका स्क्वायर है। अब देखिए जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास क्या है यार, ये मेरे पास डाइन, डाइन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगी। देखिए सेम वही आ रही है जो आपके डायमेंशनल मेथड से आ रही थी, सेम वही आ रही है जो आपकी किससे आ रही है, डायमेंशनल मेथड से आपके पास आ रही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम चलें तो देखिए इसमें पूछा गया है, इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज गिवन बाय वेयर एम स्टैंड्स फॉर मीटर एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। यानी बेसिकली इसमें पूछा गया, देखिए बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप पूछ सोचेंगे करके कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे एनडीए दे सकता है, पर दिया हुआ है, और ये 2015 सेकंड में आया था, एनडीए सेकंड में आया था 2015 में। तो देखिए सिंपल है कि जो 1 न्यूटन होता है, देखिए न्यूटन यानी क्या है, न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन यानी यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूं देखिए फोर्स के लिए, अब देखिए न्यूटन को कैसे लिखते हैं, फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। अब देखिए जरा हमारे पास मास जो है, मास की क्या यूनिट होती है, होती है केजी होती है। ए एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जरा हम, देखिए बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप यकीन नहीं करेंगे ये क्वेश्चन जो है ये 1995 में एनडीए में आया हुआ है। देखिए 1995 में एनडीए में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है, दो हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इनको क्या करना है, मैच करना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, अभी मैंने आपको बताया था कि सेलेशियल बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे मेजर करते हैं, लाइट ईयर से मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड्स, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड्स को मैं किस में मेजर करते हैं, ये करते हैं एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस को मैंने आपको बताया था किस में मेजर करते हैं, फर्मी में मेजर करते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर किससे में मेजर करते हैं, ये माइक्रोन में मेजर करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए जरा ए थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड पे, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, दो तो एलिमिनेट हो गए, यानी ए और ये सी तो होगा नहीं, तो आप सेकंड की तरफ हो जाएंगे। बी किस पे जा रहा है, बी सेकंड, बी सेकंड, इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी कभी आपके पास क्या है, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, क्या आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। तो देखिए बच्चों मेजरमेंट जो चैप्टर है, आने को तो वहां से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, बट
बट आप ध्यान रखिए एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं बट वो स्कोरिंग है क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस दे रहे हैं मेजरमेंट से, और मेजरमेंट में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है। तो हमने इसमें अभी 25 क्वेश्चंस लगाए हैं। होप देखिए हम आगे जब आपको मैराथन कराएंगे तो उसमें हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेजरमेंट के आपको देंगे, बट ये क्वेश्चन मोर देन इनफ होंगे आपके आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए। तो इन्हें बिल्कुल भी आप देखिए मैंने बहुत डिटेल में एक एक ऑप्शन को क्या करके क्लियर करके आपको पढ़ाया है। एक एक ऑप्शन को देखिए, उस ऑप्शन को जो मैंने क्लियर करा है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसी तरीके से बच्चों देखिए हम आपको रोज जो है साइंस के आपको एमसीक्यूज कराएंगे जो कि आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इन्हें पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद इन्हें लिखिए भी, बिकॉज देखिए जो आप लिखेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में वो बहुत ज्यादा बढ़िया ढंग से आपको याद रहेगा। तो ठीक है बच्चों, कल हम आपको ठीक इसी टाइम पे मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, यानी अपने सेकंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखिए आप पढ़ते रहिए, तभी आपका क्या होगा, तभी एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। जब आप पढ़ते रहेंगे तभी एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो कीप स्टडिंग एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।